एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। एक खूंखार जानवर की दहाड़ पूरे शहर की धड़कनें रोक देती है। क्या हाल है दोस्तों? अब अपनी पलकें झपकना भूल जाइए। कहानी की शुरुआत होती है रात के उस भयानक और गहरे सन्नाटे से, जहां खिड़कियों पर गिरती बारिश की बूंदें एक अजीब सी खौफनाक धुन बना रही हैं। बाहर आसमान में कड़कती बिजली की तेज चमक कमरे के अंदर तक आ रही है। एक छोटी सी 8 साल की बच्ची औरोरा अपने बिस्तर पर लेटी हुई है और उसकी आंखें खौफ से भरी हैं। उसकी माँ उसके पास आती है और बहुत ही धीमी आवाज में उसे समझाती है। वो कहती है कि तुम्हारे बिस्तर के नीचे कुछ भी नहीं है, सिर्फ धूल और मिट्टी के गुच्छे हैं। लेकिन औरोरा की मासूम आंखों में एक अनजाना सा डर साफ झलक रहा है। वो अपनी माँ की तरफ देखती है और पूरी गंभीरता से कहती है कि मुझे पता है वो मुझे खा जाएगा। माँ उसकी बातों को बच्चों का वहम समझकर अनसुना कर देती है और उसे सोने के लिए कहती है। वो उसके माथे पर एक प्यार भरा चुंबन देती है और उसे गुड नाइट कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी उसका पिता कमरे में आता है और औरोरा के डर को दूर करने का एक खेल खेलता है। वो कहता है कि तुम्हें जिस भी चीज से डर लगता है उस डर को निकालकर मेरी जेब में डाल दो। वो कहता है कि मैं तुम्हारे सारे डर अपनी जेब में संभाल कर रखूंगा ताकि तुम आराम से सो सको। औरोरा अपने छोटे हाथों से हवा में कुछ पकड़ने का नाटक करती है और अपने पिता की जेब में डाल देती है। उसके पिता मुस्कुराते हैं और उसे गुड नाइट कहकर कमरे से बाहर जाने लगते हैं। औरोरा बहुत ही अजीब और ठंडी आवाज में कहती है, अलविदा डैडी। उसकी माँ उसे टोकती है और कहती है कि तुम अब बड़ी हो गई हो, अपना अंगूठा चूसना बंद करो वरना तुम्हारे दांत बाहर आ जाएंगे। और फिर वो भी उसे गुड नाइट कहकर मुड़ जाती है। औरोरा फिर से उसी ठंडी और खौफनाक आवाज में कहती है, अलविदा मम्मी, जैसे उसे पहले से पता हो कि आज रात के बाद वो अपने माता पिता को कभी जिंदा नहीं देख पाएगी। तभी अचानक एक बहुत भारी विस्फोट की आवाज पूरे अपार्टमेंट को हिला कर रख देती है। दीवारों के गिरने और गोलियों के चलने की भयानक आवाजें रात के उस सन्नाटे को चीर देती हैं। इसके बाद नज़ारा बदलता है और मैं आपको ले चल रही हूँ एक बहुत ही कम रोशनी वाले कमरे में। ये अपार्टमेंट नंबर 5B है, जहाँ औरोरा एक बहुत ही खूंखार दिखने वाले आदमी के सामने बैठी है। ये आदमी एक पेशेवर शिकारी है जिसके चेहरे पर मौत का सन्नाटा और आंखों में कातिलाना रफ्तार है। औरोरा अपने छोटे छोटे हाथों से कुछ सिक्के और नोट मेज पर रखती है और उसकी तरफ खिसका देती है। सिक्कों के टकराने की वो खनक उस शांत कमरे में एक अजीब सी गूंज पैदा कर रही है। वो मासूमियत से पूछती है कि क्या तुम्हारी सेवाओं को खरीदने के लिए इतने पैसे काफी हैं? वो शिकारी हैरानी से उस बच्ची को देखता है और पूछता है कि तुमने ये भारी शब्द कहाँ से सीखा? औरोरा बहुत ही शांत लहजे में जवाब देती है कि मेरे पास हर दिन एक नया शब्द सिखाने वाला कैलेंडर है। शिकारी उन पैसों को अपने हाथों में लेकर गौर से देखता है और पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? औरोरा अपना नाम बताती है और फिर पलटकर उस खतरनाक शिकारी का नाम पूछती है। वो आदमी पैसों की गिनती पूरी करता है और कहता है कि यहाँ कुल $327 हैं। वो अपनी तेज नजरों से औरोरा को घूरते हुए पूछता है कि तुम्हें ये सारे पैसे कहाँ से मिले? औरोरा बिना पलक झपकाए कहती है कि मैंने ये पैसे चर्च से चुराए हैं। और फिर वो एक ऐसा सवाल पूछती है जो उस कमरे की हवा को और भी भारी कर देता है। वो पूछती है कि क्या एक खूंखार राक्षस को जान से मारने के लिए इतने पैसे काफी होंगे? शिकारी अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ टिक जाता है और पूछता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं राक्षस मारता हूँ? औरोरा की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है और वो कहती है कि मैंने तुम्हें एक राक्षस को मारते हुए देखा है। शिकारी का चेहरा थोड़ा सख्त हो जाता है और वो उससे पूछता है कि तुमने असल में क्या देखा था? औरोरा उसे उस अंधेरी रात के बारे में बताती है जब वो छिपकर चाइना टाउन की गलियों में गई थी। वो कहती है कि मैंने एक रेस्टोरेंट के पीछे देखा था जहां तुमने एक बहुत बड़े ड्रैगन का शिकार किया था। औरोरा उस खूनी खेल का एक एक पल बहुत ही बारीकी से उस शिकारी के सामने बयां करने लगती है। वो कहती है कि तुमने अपनी रफ्तार से उस ड्रैगन के पेट के नीचे स्लाइड किया और उसे मछली की तरह चीर दिया और फिर तुमने अपनी तलवार के एक ही झटके से उस भयानक ड्रैगन का सिर धड़ से अलग कर दिया। शिकारी उसकी बातें सुनकर एक ठंडी सांस लेता है और कहता है कि तुम्हारी कल्पना बहुत तेज है। लेकिन औरोरा पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो कहती है कि मेरी 2 आंखें हैं और मैंने सब सच देखा है। शिकारी उसे समझाता है कि राक्षस असल दुनिया में नहीं होते, ये सब सिर्फ कहानियों की बातें हैं। औरोरा एक गहरी सांस लेती है और कहती है कि बड़े लोग हमेशा सच को छिपाने का नाटक करते हैं। वो कहती है कि बड़े लोग ये दिखाने का नाटक करते हैं कि वो डरते नहीं हैं, जबकि वो हर वक्त खौफ में जीते हैं।
शिकारी उसकी इस दिमागी और गहरी बात को सुनकर कुछ पल के लिए पूरी तरह खामोश हो जाता है। वो अरोरा से पूछता है कि क्या तुमने अपने माता पिता को बताया है कि मैं राक्षसों का शिकार करता हूँ? अरोरा उसे टोकते हुए कहती है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। शिकारी की आंखें सिकुड़ जाती हैं और वो पूछता है कि क्या राक्षस तुम्हारे माता पिता पर यकीन करते थे? अरोरा बहुत ही दर्द भरी आवाज में कहती है कि पहले वो यकीन नहीं करते थे, लेकिन अब वो करते हैं, क्योंकि जब कोई राक्षस आपको जिंदा चबा रहा हो तो उस पर यकीन ना करना बहुत मुश्किल होता है। शिकारी समझ जाता है कि ये बच्ची किसी गहरे सदमे में है और वो पूछता है कि क्या राक्षस ने उन्हें खा लिया? अरोरा अपना सिर हिलाते हुए हाँ में जवाब देती है और उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरता। शिकारी उससे पूछता है कि क्या वो राक्षस तुम्हारे बिस्तर के नीचे रहता है, और अरोरा फिर से हाँ कहती है। वो शिकारी अपनी जगह से उठता है और कहता है कि मुझे वो जगह दिखाओ जहाँ ये सब हुआ। मैं आपको ले चल रही हूँ उस खौफनाक और अंधेरे दालान में जहाँ वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। लकड़ी के फर्श पर उनके कदमों की हर एक आवाज उस डरावने सन्नाटे को चीर रही है। शिकारी उससे पूछता है कि क्या तुमने सच में उस राक्षस को अपने माता पिता को खाते हुए देखा था? अरोरा बताती है कि मैं अपने बिस्तर पर कंबल के नीचे पूरी तरह से छिपी हुई थी और कांप रही थी। मैंने उन्हें देखा नहीं, लेकिन मैंने उनके शरीरों के कुचले जाने और उनकी दर्दनाक चीखें सुनी है। वो दोनों अरोरा के माता पिता के बेडरूम के सामने पहुंचते हैं, जहां का नज़ारा पूरी तरह से तबाह हो चुका है। कमरे का दरवाजा टूटा हुआ है और अंदर का सारा सामान बुरी तरह से बिखरा पड़ा है। शिकारी अपनी फ्लैशलाइट जलाता है और रोशनी की वो तेज बीम उस अंधेरे कमरे के हर कोने को खंगालने लगती है। वो बहुत ही पैनी नज़र से हर एक चीज़ का मुआयना करता है और उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है। वो अरोरा से कहता है कि अगर किसी बड़े जानवर ने उन्हें खाया होता तो यहाँ खून की नदियाँ बह रही होती, लेकिन इस पूरे कमरे में खून की एक भी बूंद नहीं है, जैसे वो इंसान हवा में गायब हो गए हों। अरोरा अपनी बात पर अड़ी रहती है और कहती है कि उस राक्षस ने उन्हें पूरा का पूरा साबुत निगल लिया था। शिकारी की नज़र फर्श पर पड़ी एक चमकती हुई चीज पर पड़ती है और वो नीचे झुक जाता है। वो फर्श से एक खाली गोली का खोखा उठाता है और उसे अपनी उंगलियों के बीच घुमाते हुए देखता है। वो अरोरा से पूछता है कि क्या तुम्हारे माता पिता के पास कोई बंदूक थी, क्योंकि यहाँ गोली चली है। अरोरा तुरंत पलटकर कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि वहाँ कुछ बहुत ही खतरनाक हुआ है। शिकारी उसे समझाता है कि इस तरह के हमले में बहुत शोर होता है, क्या तुम्हारे पड़ोसियों ने कुछ नहीं सुना? अरोरा की आवाज में एक अजीब सा खौफ तैर जाता है और वो कहती है कि वो राक्षस सब कुछ खा जाता है। वो इतना खतरनाक है कि वो इंसानों के जिस्म के साथ साथ उनकी चीखों को भी निगल जाता है। शिकारी उसकी बातों की गहराई को समझने की कोशिश करता है और पूछता है कि तुमने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? अरोरा बहुत ही तेज दिमाग वाली बच्ची है। वो पलटकर उसी से पूछती है कि तुम पुलिस को क्यों नहीं बुला रहे? शिकारी खामोश हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका अपना अतीत बहुत गहरे खूनी राज छुपाए हुए है। अरोरा उसे चुनौती देती है कि जब तुम उस राक्षस को मार दोगे तब तुम पुलिस को बुला सकते हो। शिकारी उसे समझाता है कि चाइना टाउन में कोई राक्षस नहीं था, वो सिर्फ एक ड्रैगन की कठपुतली थी जिसके पीछे गुंडे छिपे हुए थे। वो बच्ची से कहता है कि ये कोई राक्षस का काम नहीं है, बल्कि कुछ बेहद खूंखार हथियारों का काम है। शिकारी समझ जाता है कि ये हथियारे शायद उसी की तलाश में आए थे और गलती से अरोरा के माता पिता मारे गए। मैं आपको ले चल रही हूँ शहर के एक पुराने और चमकते हुए नियॉन लाइट्स वाले रेस्टोरेंट में, जहाँ बारिश की बूंदें कांच से टकरा रही हैं और अंदर वो शिकारी अपनी एक पुरानी साथी लवर्न से मिल रहा है। लवर्न एक बहुत ही तेज और शातिर महिला है जो इन खूनी कॉन्ट्रैक्ट्स को संभालने का काम करती है। वो एक सैंडविच खा रही है और उसके चेहरे के हाव भाव बता रहे हैं कि वो एक बहुत ही ठंडे दिमाग की खिलाड़ी है। वो शिकारी से कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे दोबारा कभी जिंदा दिखाई दोगे। वो अपना जबड़ा चबाते हुए कहती है कि मेरे दांतों में हमेशा एक खिंचाव रहता है, जैसे मैं हर वक्त किसी खतरे के लिए तैयार हूँ। शिकारी उसे अरोरा के माता पिता की तस्वीरें दिखाता है और बताता है कि वो उसके पड़ोसी थे। लवर्न उन तस्वीरों को बहुत ही ठंडी और बेलहम निगाहों से देखती है और कहती है कि हत्यारे असल में तुम्हारे लिए आए थे। वो कहती है कि उन हत्यारों ने गलत दरवाजा तोड़ दिया और जब माता पिता ने उन्हें देख लिया तो उन्हें मारना पड़ा। लवर्न का दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। वो शिकारी से कहती है कि उस बच्ची ने तुम्हारा चेहरा देख लिया है। वो उसे सलाह देती है कि उस बच्ची को जिंदा छोड़ना तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। लवर्न एक खूंखार चीते और बबून की कहानी सुनाती है कि कैसे जंगल का कानून किसी पर रहम नहीं करता।
लेकिन वो शिकारी अपने उसूलों का पक्का है। वो साफ कह देता है कि वो एक छोटी बच्ची की जान कभी नहीं लेगा। इसके बाद मैं आपको वापस उसी अंधेरे और खौफनाक अपार्टमेंट में ले चल रही हूँ, जहाँ मौत की बदबू फैली है। शिकारी अपने बाथरूम में एक हत्यारे के लाश के टुकड़े कर रहा है और फर्श पर खून टपक रहा है। वो बहुत ही ठंडे दिमाग से उस लाश का खून निकाल रहा है ताकि उसे टुकड़ों में काटने में आसानी हो। अरोरा वहां दरवाजे के पास खड़ी उस खूनी मंजर को बिना पलक झपकाए बहुत ही ध्यान से देख रही है। वो पूछती है कि तुम इसके टुकड़े क्यों कर रहे हो? इसे मेरे बिस्तर के नीचे डाल दो ताकि राक्षस इसे खा ले। शिकारी उसे टेप का एक रोल पकड़ाता है और कहता है कि तुम्हें कसाई की दुकान का तो पता ही होगा। हम बिल्कुल वही कर रहे हैं जो एक कसाई जानवरों के साथ करता है, बस हमें इस लाश को एक सूटकेस में फिट करना है। अरोरा बिना किसी डर के उस खूनी काम में उसकी मदद करने लगती है, जैसे उसके लिए ये सब बहुत आम बात हो। शिकारी उसे समझाता है कि ये आदमी कोई राक्षस नहीं था, ये एक पेशेवर हत्यारा था जो मेरी जान लेने आया था। वो बच्ची के दिमाग से राक्षस का ख्याल निकालना चाहता है, लेकिन अरोरा की जिद बहुत पक्की है। वो बार बार यही कहती है कि अगर वो राक्षस मेरे माता पिता को खा सकता है तो वो वापस भी आ सकता है। तभी दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक होती है और कमरे की हवा अचानक से भारी और दम घोटू हो जाती है। दरवाजे के बाहर ब्रेंडा नाम की एक महिला खड़ी है जो चाइल्ड एंड फैमिली सर्विसेज की एक एजेंट है। ब्रेंडा बहुत ही तेज तर्रार है और वो अरोरा की तलाश में वहां पहुंची है क्योंकि उसे कुछ गड़बड़ लग रही है। शिकारी दरवाजा थोड़ा सा खोलता है और खांसने का नाटक करते हुए कहता है कि हम सब बहुत बुरी तरह से बीमार हैं। ब्रेंडा की तेज नजरें कमरे के अंदर झांकने की कोशिश करती हैं, लेकिन शिकारी उसे अंदर नहीं आने देता। बातों ही बातों में ब्रेंडा एक ऐसा राज खोलती है जो शिकारी के दिमाग में एक जोरदार शॉकवेव पैदा कर देता है। वो बताती है कि अरोरा के असली माता पिता और उसके 3 और फॉस्टर माता पिता पहले ही रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। शिकारी का दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है। वो समझ जाता है कि यहाँ मामला सिर्फ कुछ हत्यारों का नहीं है। जैसे ही ब्रेंडा वहाँ से जाती है, अपार्टमेंट का सन्नाटा और भी ज्यादा खौफनाक और जानलेवा हो जाता है। अरोरा एक कोने में सिकुड़ कर बैठ जाती है और उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन और दर्द दिखाई दे रहा है। वो अपने कांपते हुए होठों से कहती है कि मैं बहुत बुरी हूँ, मेरे अंदर कोई बहुत बड़ा खोट है। वो कहती है कि वो राक्षस बार बार वापस आता है और मेरे परिवारों को खा जाता है क्योंकि मैं प्यार के काबिल नहीं हूँ। शिकारी उसके पास आता है और बहुत ही भारी आवाज में कहता है कि मैंने दुनिया में बहुत से बुरे लोग देखे हैं, लेकिन मुझ पर यकीन करो, तुम्हारे अंदर कोई बुराई नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम है। लेकिन तभी उनके पैरों के नीचे का लकड़ी का फर्श एक बहुत ही अजीब और भयानक तरीके से कांपने लगता है। नीचे से किसी विशालकाय जानवर के रेंगने और लकड़ी को खुरचने की आवाजें उनके कानों के पर्दे फाड़ने लगती हैं। शिकारी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और उसका पूरा शरीर एक मशीन की तरह अलर्ट मोड में आ जाता है। वो अपनी म्यान से एक लंबी और चमकती हुई चांदी की तलवार बाहर निकालता है और उसकी धार रोशनी में चमक उठती है। अरोरा खौफ से कांपते हुए पीछे हटती है और चिल्लाती है कि वो आ रहा है, वो फिर से खाने आ रहा है। तभी अपार्टमेंट का मुख्य दरवाजा एक भयंकर विस्फोट के साथ टूटकर दूर गिर जाता है। FBI की पूरी स्वॉट टीम अपनी भारी ऑटोमेटिक राइफलों और लेजर लाइट्स के साथ कमरे में घुस आती है। कमरे का माहौल पलक झपकने में एक खूनी युद्ध के मैदान में बदल जाता है और चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। स्वॉट टीम के जवान चिल्लाते हैं कि अपने हथियार डाल दो और जमीन पर लेट जाओ, लेकिन शिकारी अपनी जगह से नहीं हिलता। अचानक फर्श के नीचे से एक जोरदार शॉक वेव निकलती है जो पूरे अपार्टमेंट की नींव हिला देती है। मजबूत लकड़ी का फर्श एक भयंकर धमाके के साथ फट जाता है और धूल और मलबे का एक बड़ा बवंडर उठ खड़ा होता है। उस गहरे और अंधेरे गड्ढे में से एक विशालकाय खूंखार और भयानक खरगोशनुमा राक्षस बाहर निकलता है। उसकी आंखें खून की तरह लाल हैं और उसके जबड़े इतने बड़े हैं कि वो एक इंसान को एक बार में निगल सकता है। स्वॉट टीम गोलियों की बौछार शुरू कर देती है और पूरे कमरे में बारूद और खून की बदबू फैल जाती है, लेकिन वो राक्षस अपनी तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ता है और एक एक करके हर एक पुलिस वाले को चीर कर रख देता है। कमरे की दीवारें खून से लाल हो जाती हैं और गोलियों की आवाज उन इंसानों की दर्दनाक चीखों में दब जाती है। वो खूंखार जानवर किसी ब्रह्मास्त्र की तरह पूरे कमरे को तबाह कर रहा है और लाशों के ढेर बिछा रहा है। शिकारी अपनी तलवार लेकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो राक्षस उसे भी अपने जबड़े में दबोच लेता है। अगली सुबह का सूरज निकलता है और उस तबाह हो चुके अपार्टमेंट में खामोशी और खून का राज है।
अचानक फर्श के मलबे के बीच से शिकारी बाहर निकलता है। वो पूरी तरह से उस जानवर के चिपचिपे थूक में सना हुआ है। राक्षस ने उसे निगलकर वापस उगल दिया था, क्योंकि अरोरा के अंगूठे चूसने की आदत को रोकने के लिए उस पर कड़वी दवा लगी थी। तभी वहां लवण आती है और उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब और खौफनाक मुस्कान है। वो शिकारी के सामने एक ऐसा सच उगलता है जो पूरे दिमागी खेल को पलट कर रख देता है। लवण बताती है कि वो असल में अरोरा की सगी माँ है और उसने ही उन हत्यारों को अरोरा को मारने के लिए भेजा था। वो अरोरा से छुटकारा पाना चाहती थी, क्योंकि वो बच्ची उसके काले कारनामों की गवाह बन चुकी थी। लेकिन इससे पहले कि लवण अपनी बंदूक निकाल पाती, वो खूंखार राक्षस फर्श फाड़कर दोबारा उसके सामने खड़ा हो जाता है। लवण अपनी रफ्तार से उस पर गोलियां चलाती है, लेकिन वो राक्षस एक ही झपट्टे में उसे मौत के घाट उतार देता है। अब वो खूनी राक्षस धीरे धीरे उस घायल शिकारी की तरफ बढ़ने लगता है और उसकी लाल आंखें मौत का पैगाम दे रही हैं। लेकिन तभी अरोरा उन दोनों के बीच में आकर खड़ी हो जाती है और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाती है, नहीं। उसकी आवाज में एक ऐसा जादू और कमांड है कि वो भयानक और बेकाबू राक्षस अचानक से रुक जाता है और शांत होने लगता है। शिकारी का दिमाग तेजी से इस पहेली को सुलझाता है और वो समझ जाता है कि ये राक्षस असल में अरोरा के अंदर के खौफ का ही एक रूप है। ये कोई बाहरी जानवर नहीं है, बल्कि ये अरोरा का अपना दिमागी ब्रह्मास्त्र है जो उसके गुस्से और डर से जुड़ा हुआ है। वो अरोरा से कहता है कि ये राक्षस तुम्हारा है और तुम जब चाहो इसे अपनी उंगलियों पर नचा सकती हो। वो दोनों एक साथ उस खूनी शहर को छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए निकल पड़ते हैं। मैं आपको ले चल रही हूँ उस खुले और सुनहरे सूरजमुखी के खेतों के बीच से गुजरती हुई एक लंबी सड़क पर। उनकी गाड़ी तेज रफ्तार से भाग रही है और बैकग्राउंड में एक बहुत ही शांत लेकिन रहस्यमयी धुन बज रही है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उस गाड़ी की परछाई सड़क पर एक कार की नहीं, बल्कि एक विशालकाय राक्षस की तरह दौड़ रही है। और क्रेडिट्स के बीच एक आखिरी खौफनाक नजारा दिखता है, जहां वो सोशल वर्कर ब्रेंडा उस तबाह हुए अपार्टमेंट की एक अलमारी में छुपकर अपनी जान बचाने में सफल हो गई है। तो दोस्तों, ये थी कहानी खौफ, रफ्तार और मौत के उस भयानक खेल की, जिसे देखकर सांसें थम जाती हैं। रफ्तार और एक्शन में मजा आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली फिल्म कौन सी चाहिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले किसी बड़े विस्फोट में।